हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत यूज़फुल वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको दी जाती हैं। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करिए और ये वीडियो भी आप पूरी एंड तक देखिए। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है KVS 2018 PRT के एग्ज़ाम में जो GS जो क्वेश्चंस आए थे EVS के। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे EVS के क्वेश्चंस की और नेक्स्ट सेशन में हम GS के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर GS लिखा हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे EVS यानी कि पर्यावरण से जो क्वेश्चन आए हुए थे 20 क्वेश्चंस KVS के एग्ज़ाम में, उनके हम यहाँ पर आंसर्स के और क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हम क्यों डिस्कस करते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर या सीधे पूछे जाते हैं, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम EVS के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि KVS के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है। क्या पूछा है आपसे कि जो उष्ण कटिबंध है वो किन अक्षांशों के बीच में होता है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उष्ण कटिबंध होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर से, ठीक है, और कहाँ तक होता है 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है। यानी कि जो दशकीय वृद्धि दर होती है, दशकीय का मतलब होता है 10 साल में, तो 2001 से 2011 का आपसे पूछा है, तो इनमें से कौन से प्रतिशत वृद्धि रही थी 2001 से 2011 के बीच में। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको सही आंसर मार्क करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किससे, पॉपुलेशन से पूछा गया है। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी से था और ये दूसरा क्वेश्चन किससे है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से। तो अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच जो प्रतिशत वृद्धि दर थी जनसंख्या की, वो थी 17.64%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी थी, 17.64%, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आई होप ये 2 क्वेश्चंस दोनों आपको क्लियर होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को बताइए। यानी दूसरा क्वेश्चन है जनगणना से ही, और इसमें जनसंख्या घनत्व पूछा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व था। 4 ऑप्शन आपके पास है फिर से, और आपको सही आंसर यहाँ पर मार्क करना है। तो अगर 2011 के हिसाब से हम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना जनसंख्या घनत्व है, 382। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर एक डिग्री के अंतराल पर, यहाँ फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपके सामने, अगर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाता है 1 डिग्री के अंतराल पर, तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें उनकी संख्या कितनी होती है। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी संख्या कितनी होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको आंसर इसका बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। तो अगर इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 89। उनकी संख्या कितनी होगी, 89, ये आप याद रखेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, और कितने % पाई जाती है, 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 कहता है कि
तीसरा क्वेश्चन फिर से जनगणना से है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की नगरीय जनसंख्या है वो कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने होती हैं। तो अगर हम नगरीय जनसंख्या को परसेंटेज में बताएं तो वो है 31.16%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 31.16%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है, ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, या कहें समुदाय से, तो समुदाय की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, समुदाय की भूमि को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समुदाय की जो भूमि होती है उसको सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको ये चारों कथन पढ़ने पड़ेंगे। पहले में कहता है राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। दूसरा कहता है राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। तीसरा कहता है लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए शक्ति होती है। और फोर्थ कहता है लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती है। तो इनमें से कौन सा सही हम क्लियरली बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि राजा के तंत्र में, यानी जब राजा का राज होता है तब राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। जो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, देशांतर, उसकी क्या वैल्यू है, ये आपसे पूछा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। हमारा जो मानक देशांतर है भारत का वो क्या माना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो मानक देशांतर है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, 82.5 डिग्री पूर्व में माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 70 क्वेश्चन कहता है कि देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी। जो 9th 5 ईयर प्लान था, 9वां, उसकी ड्यूरेशन पूछी है, वो कब शुरू की गई थी, ये आपसे पूछे। ठीक है, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो किस वर्ष में शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये शुरू की गई थी 1997 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, 1997 में। ये आपको ध्यान रखना है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71st क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सभी जानते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा कि हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किनको कहा जाता है, BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 कहता है सीढ़ीदार खेती किन क्षेत्रों में की जाती है। फिर से सुनिए, सीढ़ीदार खेती किन क्षेत्रों में की जाती है, और वो क्षेत्रों के नाम आपको 4 दिए हुए हैं और आपको बताना है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है। चलिए फटाफट से अपना आंसर मार्क कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं सीढ़ीदार खेती की, तो वो की जाती है पहाड़ी ढलानों पर। कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर पहाड़ी होती है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित पृथ्वी और इसके वायुमंडल में जो जल का स्थानांतरण है वो किन तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है। यानी जो वायुमंडल है वो जल जो है, जल में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह, ये
किस में इंक्लूड होते हैं? जल में, जल के स्थानांतरण में। इतने तरीकों से जल हमारे वायुमंडल में होता है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 74 ये कहता है कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय है सुबह के 10 बजे, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए यहाँ पर पूर्व की बात हो रही है, यहाँ पर भी। तो अगर 20 डिग्री पर कितना है, 10 बज रहे हैं, तो 80 डिग्री पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है कि 80 डिग्री पर कितना समय होगा। अब 20 का अगर हम 4 गुना कर दें तो हमें 80 मिलता है, तो 10 का भी आप 4 गुना कर दीजिए, ठीक है। 10 में आप क्या कर दीजिए, हाँ। तो गाइज हम बात कर रहे थे कि देखिए 20 डिग्री पर कितना है, यहाँ पर 10 बजे है, तो 80 डिग्री पर आपसे पूछा है। अब जो 80 डिग्री है वो 20 का 4 गुना है, ठीक है। यानी इसमें भी आप क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए ऐड। तो 10 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे कितना हो जाएगा, तो 4 घंटे आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 बजे। तो 2 जो आपका PM होगा 2 PM पर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 PM, ठीक है। ऑलराइट, देखिए इसमें क्या बोला है आपको कि जो 20 डिग्री है वो 20 डिग्री कितना है, पूर्वी देशांतर में 10 बजे है। अब 80 डिग्री पर आपसे पूछा है, 80 डिग्री मतलब ये कितना और चला, 4 गुना चला, या फिर कह सकते हैं कितना और चला, 60 चला, ठीक है। 60 डिग्री चला। अब यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश पर 4 मिनट मूव होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश पर 4 डिग्री मूव होते हैं, तो 60 डिग्री पर कितने मूव होंगे, 60 × 4 यानी कि 240 मिनट। अब 240 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो 10 बजे में जब आप 4 घंटे ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 PM आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या होगा, क्लियर होगा। 20 से 80 गया यानी कि 60 डिग्री चला, और 1 डिग्री में 4 मिनट चलता है, तो 60 में कितना चलेगा, 240 मिनट, और 60 से डिवाइड करके 4 घंटे आ जाएंगे, 10 में आप ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हासट और ग्रिबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इनमें से हासट और ग्रिबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भ्रंशन के द्वारा। आपको याद रखना है भ्रंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र इनमें से कौन सी एजेंसी चलाती है? ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र कौन सी एजेंसी चलाती है ये आपको बताना है। तो अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो इसको चलाती है सार्वजनिक एजेंसी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 77 कहता है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जो ग्राम सभा का सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। तो सरकार, जो सरकार है वो करती है, यानी कि ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति कौन करती है? सरकार, यानी कि गवर्नमेंट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, उसके अनुसार लिंग अनुपात में भारत के लिए कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में भारत के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो 942 फीमेल हैं 1000 पुरुषों पर, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में 940 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों से किसके पास अधिकार होता है? अगर हमें दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच नई ट्रेन शुरू करनी है तो वो किसके पास उसका अधिकार है? तो उसका अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किस में वर्गीकृत करते हैं? जो क्या करते हैं, अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करते हैं, उनको कहा जाता है आदिम जीविका कृषि। उस कृषि को क्या कहा जाता है?
आदिम जीविका कृषि कहा जाता है। सो गाइज ये आज का सेशन था। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। जाने से पहले कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल पर बने रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकती हैं। KVS की हमने जो मैथ्स का कंप्लीट 20 क्वेश्चंस थे उसका पूरा सोल्यूशन डिस्कस किया है अपने चैनल पर, आप वीडियो ज़रूर देख लें। रीजनिंग का भी हम कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।